फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश कटीक। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल EMCIQ में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करे होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर पर BSc फाइनल ईयर वालों की बात करने वाले हैं। BSc फाइनल ईयर वालों के मैथमेटिक्स के एग्जाम हो चुके हैं और अब उनके केमिस्ट्री के एग्जाम है। ठीक है, तो केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर उनको मंगलवार को है। तो देखो, केमिस्ट्री की मैंने आपके फाइनल ईयर की इनऑर्गेनिक के लिए 7 वीडियो बना रखी है। पहले 7 वीडियो बना रखी है, तो पहले आपको 7 वीडियो देखनी है और एक वीडियो अपन वर्क करने है जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप कुछ भी ना करो, ये वीडियो भी देखते हो ना, तो इस वीडियो से आपके देखो 5 नंबर तो आ जाएंगे। मतलब 25 में से 5 नंबर के सवाल तो आप कर लोगे इस वीडियो से। तो ये वीडियो भी देखनी है, लेकिन उससे पहले 7 वीडियो और देख लेना जिससे आपके 25 नंबर के सवाल पूरे हो जाएंगे। और इस बार हमने थोड़े नोट्स नहीं बनाए क्योंकि वो वीडियो पिछली बार बना रखी थी, तो उनके नोट्स नहीं बनाए हैं। उनके वीडियो के अंदर ही मैंने पूरे डिटेल से लिखा है, तो आप उनको वीडियो के साथ साथ में लिख लेगा ना। इसके अंदर भी अपन इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। ओके, तो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके हैं, ये एक बड़ा क्वेश्चन है जिसको मैं छोटे क्वेश्चन के रूप में कराऊंगा। आपके क्वेश्चन है कि चुंबकीय गुणों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, चुंबकीय गुणों की व्याख्या करनी है। मतलब चुंबकीय गुणों की व्याख्या करने का मतलब है कि चुंबकीय गुण कौन कौन से होते हैं। तो वैसे ही आपने पढ़ रखा है, आपने ये पढ़ा होगा अनुचुंबकत्व। ठीक है, इसी तरह आपने एक पढ़ रखा होगा प्रतिचुंबकत्व, लो चुंबकीय, प्रतिलो चुंबकीय, फेरी लो चुंबकीय। इस तरह से आपने पढ़ रखा है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अनुचुंबकत्व की, कि अनुचुंबकत्व किसे कहते हैं। तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है कि ऐसे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ऐसे पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और इस पदार्थों के इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं। परिभाषा सुन लेना, आपको लिखनी है। परिभाषा क्या है कि ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करते हैं। ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करते हैं। ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ऐसे पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ को बोलते हैं। ऐसे पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और इस गुण को, मतलब जो चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं। ठीक है, किस तरह से, जैसा आपके चुंबक होती है नॉर्थ पोल, ये चुंबक का साउथ पोल। मान लो आपने इसके अंदर कोई पदार्थ रखा, तो ये पदार्थ क्या करेगा, चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इस तरह से ये जो पदार्थ क्या करेगा, चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा। अब देखो, अनुचुंबकत्व गुण किन के अंदर पाए जाते हैं, किन पदार्थों के अंदर पाए जाते हैं, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अनुचुंबकत्व गुण किन में, कौन से पदार्थों में पाए जाएंगे, ऐसे पदार्थों में पाए जाएंगे जिनमें आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जिनके अंदर आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप बात करते हो, जैसे Fe ले लो, कॉपर ले लो, इस तरह से। जैसे Fe की अपन बात करते हो, तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, आप लिखते हो 3d6 ये लिखते हो ना, 3d6 26 नंबर का 3d6। अब आप इसको d के कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक। ये 5 कक्षा, 5 6, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब देखिए इसके पास में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो ये कौन सा गुण दर्शाएगा, अनुचुंबकत्व गुण दर्शाएगा। ये तो एक हो गया आपके अनुचुंबकत्व। इसी तरह से आपके एक दूसरा होता है प्रतिचुंबकत्व। देखो, ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के अंदर आएगा और इस साल भी आने के इसके चांसेस है। दूसरा होता है आपके प्रतिचुंबकत्व। ये सिंपल आप ऐसे बोलते हैं ना, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। 12th क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा सॉलिड केमिस्ट्री के अंदर, अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लो चुंबकीय पदार्थ, वो वाली है। अब देखो, प्रतिचुंबकत्व किसे कहते हैं, तो ऐसे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं। ये क्या करेंगे, चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करेंगे, चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं।
ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं, ऐसे पदार्थों को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और इस गुण को, जो ये गुण है प्रतिचुंबकीय पदार्थों को, इस गुण को क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। परिभाषा आपको लिखनी है। ऐसे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं, इस ऐसे पदार्थों को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और पदार्थों के इस गुण को क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। अब ये कौन से पदार्थ, अच्छा पहले प्रतिकर्षित कैसे करते हैं? जैसे ये आपके नॉर्थ पोल या आपके साउथ पोल, या आपने कोई पदार्थ रखा तो जो चुंबकीय बल रेखा इससे प्रतिकर्षित होकर जाएगी, इससे दूर दूर जाएगी। देखो इस तरह से ये इससे प्रतिकर्षित होकर क्या जा रही है? दूर जा रही है। पहले वाले के अंदर क्या आ रही थी? इसमें आकर्षित हो रही थी, इसमें से होकर जा रही थी, है ना। तो ये आपके प्रतिचुंबकत्व हो गया। प्रतिचुंबकत्व किन में पाया जाता है? जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन हो। ऐसे पदार्थ जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे पदार्थ प्रतिचुंबकत्व गुण दर्शाते हैं। युग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए हैं। फॉर एग्जांपल आप बात करो जैसे जिंक +2 की, जिंक +2। अब जिंक +2, जिंक कितने नंबर पर आता है? 30 नंबर पर। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे तो वो होता है 3d10 4s2। और क्योंकि यहाँ पर +2 लगा हुआ है तो आपको पता है +2 लगा हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। अब जिंक के बाद में उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके पास में जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन के युग्मित है। और युग्मित इलेक्ट्रॉन, जो युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन सा गुण, जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो कौन सा गुण दर्शाते हैं? प्रतिचुंबकत्व गुण दर्शाते हैं। तो ये आपका हो गया दूसरा प्रतिचुंबकत्व। तीसरा आपने पढ़ रखा होगा लोह चुंबकीय। तीसरा आपका कौन सा है? लोह चुंबकीय। तो देखो लोह चुंबकीय के अंदर क्या होता है? लोह चुंबकीय के अंदर क्या होता है कि अभी तक तो अपने प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय की बात की, उसके अंदर अपने किसकी बात की? केवल इलेक्ट्रॉन की बात की। ये अब जो अपन बात करेंगे जैसे लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय, फेरी लोह चुंबकीय, इनकी बात करेंगे तो इनमें अपन इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे, अपन इनमें बात करेंगे डोमेन की। किनकी बात करेंगे? डोमेन। अब डोमेन क्या होता है? तो डोमेन होता है आपके इलेक्ट्रॉनों का समूह। डोमेन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का समूह होता है। डोमेन को इस तरह से है, ये आपके क्या डोमेन को इस तरह से दर्शाया जाता है। ठीक है, पहले आपको डोमेन समझना है कि डोमेन के इलेक्ट्रॉनों का समूह होगा। लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय, फेरीलोह चुंबकीय, जो भी आएगा जिसमें लोह चुंबकीय आ जाता है उनमें क्या आएगा? डोमेन की बात करेंगे। तब इसके अंदर क्या बात करें कि लोह चुंबकीय किसे कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ है जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं को प्रबल रूप से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे आपने बात की अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय क्या करते हैं? वो भी चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करते हैं, लेकिन लोह चुंबकीय ये प्रबल रूप से आकर्षित करते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं को, चुंबकीय बल रेखाओं को प्रबल रूप से आकर्षित करते हैं। प्रबल रूप से आकर्षित करते हैं। और दूसरी बात, ये जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं ये एक स्थायी चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं, एक स्थायी चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। एक स्थायी चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। अगर आपसे मैं पूछ ले कि इनमें डोमेन किस तरह से विन्यासित होते हैं, डोमेन का विन्यास, तो डोमेन इस तरह से विन्यासित होते हैं। डोमेन क्या होता है? इसमें सभी डोमेन एक ही दिशा में होते हैं। जो जितने भी डोमेन होते हैं एक ही दिशा में होते हैं। एक ही दिशा में होने के कारण क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करते, इसलिए इनका कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण होता है, चुंबकीय आघूर्ण। इनका चुंबकीय आघूर्ण होता है चूहा। ठीक है, तो अच्छा इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, फिर एक बार और भी समझा दूं। एग्जाम्पल के अंदर इसको आपको ध्यान रखना है, अल लिखो,
एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, ये ध्यान रखना। ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, लो चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं, स्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। तो लो चुंबकीय किन्हें कहते हैं, तो ऐसे पदार्थ है जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये स्थायी चुंबकीय बल रेखाओं को प्रबल रूप से आकर्षित करते हैं। ऐसे पदार्थों को लो चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और इनमें जो डोमेन होता है वो एक ही दिशा पर अभिविन्यासित होते हैं। डोमेन एक ही दिशा पर अभिविन्यासित होते हैं, जिसके कारण इनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता है। मतलब कुछ ना कुछ होगा, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण होता है। और एग्जाम्पल की बात करो तो एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट और लो चुंबकीय जो होते हैं, लो चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो स्थायी चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके तीसरा। फिर अपन चौथा बात करते हैं, चौथा आपके हैं प्रतिलोह चुंबकीय। प्रतिलोह चुंबकीय, जैसे लोह चुंबकीय क्या करता था, लोह चुंबकीय क्या होता है कि डोमेन क्या होता है, इसके अंदर एक ही दिशा अभिविन्यासित होता है। ठीक है, इसलिए उसका कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण होता है। लेकिन प्रतिलोह चुंबकीय ये भी लोह चुंबकीय जैसे होते हैं, ये इनको भी अगर आप चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करेगा। लेकिन लोह चुंबकीय और प्रतिलोह चुंबकीय के अंदर डिफरेंस क्या है, तो इनके अंदर डिफरेंस ये है कि जो प्रतिलोह चुंबकीय होते हैं इनमें डोमेन अव्यवस्थित होते हैं। डोमेन मतलब डोमेन विपरीत अभिविन्यासित होते हैं। विपरीत अभिविन्यासित होते हैं कैसे, जैसे एक डोमेन अगर इस तरह से है तो दूसरा डोमेन इस तरह से, तीसरा डोमेन इस तरह से, चौथा डोमेन इस तरह से। तो इस तरह से ये क्या होते हैं, डोमेन होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो अब देखो एक डोमेन ऊपर जा रहा है, एक डोमेन नीचे आ रहा है, जैसे एक डोमेन आपके ऊपर जा रहा है, एक डोमेन नीचे आ रहा है, तो ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। इसलिए जो इनका चुंबकीय आघूर्ण होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, 0 होता है। लोह चुंबकीय जैसे होते हैं लेकिन इनका चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, 0 होता है। एग्जाम्पल की अगर आप बात करो तो एग्जाम्पल आपके FeO2 और एक आप MnO2 याद रख लेना प्रतिलोह चुंबकीय का। ठीक है, तो ये प्रतिलोह चुंबकीय हो गया। प्रतिलोह चुंबकीय की अगर आता है एग्जाम में तो आप क्या लिखोगे कि ये लोह चुंबकीय के समान ही होते हैं, लेकिन इनमें डोमेन विपरीत अभिविन्यासित होते हैं, जिसके कारण इनका चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, 0 होता है। ओके, एग्जाम्पल हो जाएगा आपके ये वाले FeO2 और MnO2। फिर एक और आपके हैं फेरिलोह चुंबकीय है। फेरिलोह चुंबकीय, तो फेरिलोह चुंबकीय ये भी किसके तरह होते हैं, ये भी लोह चुंबकीय पदार्थ की तरह होते हैं। मतलब आप अगर इन्हें भी आप चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो ये भी क्या करेंगे, चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करेंगे। लेकिन इनके अंदर क्या होता है, डोमेन, जो इनके अंदर डोमेन होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत तथा असमान अभिविन्यासित होते हैं। अभिविन्यासित होते हैं, जैसे मान लो कि कुछ डोमेन इस तरह से हैं तो एक कुछ डोमेन इस तरह से हो जाएंगे, इस तरह से। मतलब कुछ ज्यादा डोमेन ऊपर होंगे तो कुछ डोमेन नीचे होंगे, कुछ डोमेन वापस ऊपर होंगे, कुछ डोमेन नीचे होंगे। तो इस तरह से ये क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत तो है, एक दूसरे के, जैसे ये 3 ऊपर है तो 2 नीचे है, वापिस एक ऊपर है तो 2 नीचे है, इस तरह से एक दूसरे के विपरीत तो, लेकिन असमान, कंटिन्यूअस नहीं है। जैसे अपने प्रतिलोह चुंबकीय की बात की थी उसके अंदर कंटिन्यू ऐसे था, एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से था। लेकिन आप इसमें देखोगे फेरिलोह चुंबकीय में तो इनमें डोमेन एक दूसरे के विपरीत है लेकिन असमान अभिविन्यासित है। तो ऐसा होने से क्या होता है कि इनका चुंबकीय आघूर्ण जो होता है, चुंबकीय आघूर्ण वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। मतलब 0 के बराबर नहीं होता, 0 से कुछ ना कुछ होगा लेकिन 0 के बराबर नहीं होगा। ऐसे पदार्थों को अपन बोलते हैं फेरिलोह चुंबकीय पदार्थ। एग्जाम्पल आ जाओ तो Fe3O4 याद रख लेना इसका एग्जाम्पल। तो अगर आपकी फेरिलोह चुंबकीय पदार्थ आता है तो आप क्या लिखोगे कि ऐसे पदार्थ
जिन ऐसे ऐसे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करते हैं, लेकिन इनमें डोमेन जो एक दूसरे के विपरीत तथा असमान अभिविन्यासित होते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल आ जाए तो Fe3O4। तो इस तरह से अपन ने ये 5 चुंबकीय गुणों की व्याख्या कर ली। एक बार वापिस सुनना कौन कौन से हैं। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लो चुंबकीय, प्रतिलो चुंबकीय और फेरी-लो चुंबकीय। ये 5 चुंबकीय गुण हैं। इनमें से आपके ये देखो एग्जाम आने के चांसेस इसके ज़्यादा हैं, क्योंकि रिपीट नहीं होती, इसके रिपीट हो भी सकता है ये और नहीं भी हो सकता। ये आपकी सिंपल एक लाइन में पूछ ले कि लो चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब आपके एग्जाम में आता है कि चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात करने की गोय विधि को समझाइए। गाय विधि या गोय विधि, इनके नोट्स आपको बनाना है ना। चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात करने की विधि, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो चुंबकीय प्रवृत्ति का मतलब वो अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय, इस बात का पता लगाना है। तो इसके लिए एक विधि काम ली जाती है जिसे बोलते हैं गाय विधि या गोय विधि, जो भी बोलो बोल देना। गाय विधि, गोय विधि का उपयोग किया जाता है। चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात करने की विधि कौन सी है, गोय विधि या गाय विधि। ठीक है, अब बात करते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति का मतलब। तो समय की प्रवृत्ति का मतलब कि जो आपको पदार्थ दे रखा है वो प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय है। इसके बारे में बताना है। तो गोय विधि के अंदर क्या होता है, आपके पास में एक तुला होता है जिसे गाय तुला बोलते हैं। इसकी सहायता से अपन क्या करते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात करते हैं। मैं इसका आपको डायग्राम बनाकर बता देता हूं। ये एक सिंपल सा छोटा सा रफ चित्र है। अगर इसका मैं आपको डायग्राम भेज दूंगा या चलो कोशिश करूंगा इनके नोट्स आपके टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, तो ये कौन सी होती है, गोय विधि की एक सिंपल सा इसका चित्रण है इस तरह से। तो ये आपकी क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक नली है। इस नली के अंदर वो पदार्थ भरता है आपको जिसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात करनी है। ठीक है, आपको कोई भी पदार्थ देते हैं आप नली के अंदर भरोगे। ये क्या है, ये एक आपको उपकरण लगाओ जो क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसे अपन बोलते हैं गाय तुला। ठीक है, तो अब देखो अपन इसकी सहायता से चुंबकीय प्रवृत्ति कैसे ज्ञात करेंगे। तो अब देखो आपको मान लो कोई भी पदार्थ दे दिया, आपने उस पदार्थ को इस नली के अंदर आप रखोगे। नली के अंदर पहले ना नली के अंदर लेना, और नली के अंदर जैसे आप लोगे तो यहाँ पर जो गोई तुला लगी हुई आगे और विधि होती है, मतलब बना होता है, तो आप इतने से बना लेना। यहाँ पर जो ऑपरेटर्स होता है वो ज्ञात कर लेगा कि इसके अंदर आपके इसका बार कितना है। पहले क्या लेना है, पदार्थ लेना है, जो भी आपको पदार्थ दे रखा है इस नली के अंदर बनना है। पहले चुंबकीय क्षेत्र नहीं लेना, पहले के इस नली के अंदर लेना है और क्या करना है, गाय तुला से उसका आपको क्या करना है, बार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करोगे आप, उसका बार वेट ज्ञात कर लोगे। ठीक है, वो ज्ञात करने के बाद में मान लो आप फिर इसको इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ले जाते हो और इस पर चुंबकीय क्षेत्र लगाते हो। तो आप चुंबकीय क्षेत्र लगाओगे तो इसके अंदर जो पदार्थ है वो पदार्थ क्या करेगा, वो पदार्थ दो चीजें कर सकता है, या तो चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करेगा या वो चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो मान लो कि वो चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करता है, चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करता है। तो अगर चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करता है, तो जब वो आकर्षित करता है ना, तो क्या होता है कि यहाँ पर जो गोई तुला होती है ना, उसके अंदर क्या होता है, बार बढ़ जाता है। क्या होता है, जैसे ये चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करता है तो यहाँ पर जो गोई तुला लगी होती है उसके अंदर क्या होता है, बार बढ़ जाता है। बार क्या होता है, बढ़ जाता है। पहले जो भी बार था, लेकिन जैसे ही उसने चुंबकीय बलों को आकर्षित करेगा उसका बार कुछ ना कुछ बढ़ जाता है।
तो अब मान लो वो चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित कर रहा है, तो अब आप क्या कहोगे कि वो अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय है? पर जैसे ही मान लो इसके अंदर बार बढ़ गया तो आपके दिमाग में आ गया कि ये चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित कर रहा है। और अगर चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करता है तो वो प्रतिचुंबकीय होगा या अनुचुंबकीय होगा? वो अनुचुंबकीय होगा। कौन सा होगा? अनुचुंबकीय, क्योंकि अपने शुरू में बात की थी अनुचुंबकीय क्या करते हैं? चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, अब मान लो आपने वापस पदार्थ लिया और इस गाय तुला में उसका भार ज्ञात कर लिया। उसके बाद में आपने उसको यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में लटका दिया और अब की बार आपने देखा तो गाय तुला के अंदर भार जो है कम हो गया, भार कम हो गया। इसका सिंपल सा मतलब है कि ये जो पदार्थ है चुंबकीय बल रेखाओं को क्या कर रहा है? प्रतिकर्षित कर रहा है। चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित कर रहा है। ठीक है, अगर चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित कर रहा है तो भार क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो अगर प्रतिकर्षित कर रहा है तो वो पदार्थ कौन सा होगा? वो पदार्थ होगा आपके प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा। समझ गए? तो यही होती है आपकी गाय तुलना। एक बार इसको मैं वापिस बता देता हूँ। गाय तुलना क्या होती है? एक ऐसी उपकरण होता है जिसकी सहायता से पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति यानी प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का निर्धारण किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि गाय तुला के अंदर देखो, अगर भार बढ़ता है तो अपन कहेंगे कि वो चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित कर रहा है। इसका मतलब कौन है? अनुचुंबकीय। और इस गाय तुला के अंदर अगर चुंबकीय मतलब भार में कमी हो रही है तो चुंबकीय बल रेखाओं को क्या कर रहा है? प्रतिकर्षित कर रहा है। प्रतिकर्षित कर रहा है तो वो क्या होगा? प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है, तो ये आपकी गाय विधि होगी। वैसे ही आपकी बुक के अंदर भी बनी हुई है और अगर आपके पास में सोल्ड पेपर है तो उसके अंदर भी इसका डायग्राम बना। बस ये थ्योरी समझने में अटपटी लगती है तो थ्योरी मैंने आपको समझा दी, आप देख लेना। या आप भी इसको लिख सकते हो कि गाय विधि के अंदर क्या किया जाता है। ठीक है, तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है। वापिस ध्यान रख लेना कि गाय तुला के अंदर क्या होता है कि पहले एक नली के अंदर जिस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात करनी है उसको ले लिया जाता है और उसका भार ज्ञात कर लिया जाता है। अब उसको चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है। तो यदि गाय तुला के भार में वृद्धि हो जाती है उसका मतलब वो क्या कर रहा है? चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित कर रहा है। उसका मतलब ये अनुचुंबकीय होगा। और अगर उसके भार में कमी हो जाती है तो चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित कर रहा है। और अगर चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित कर रहा है तो क्या होगा? प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है, तो ये आपका एक बड़ा क्वेश्चन था, शायद 2019 के अंदर बड़े क्वेश्चन में ये आया था, ये वाला। अब इसी से रिलेटेड अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय से रिलेटेड ही आपके एक सवाल है, मतलब आया हुआ है कि क्यूरी ताप और नील ताप किसे कहते हैं? ये छोटी छोटी डेफिनेशन में आपके काम आ जाएगा। एक होता है आपके क्यूरी ताप जिसे आप टीसी से दर्शाते हो, और एक होता है नील ताप। तो इसकी क्या परिभाषा है? क्यूरी ताप। तो क्यूरी ताप की सिंपल सी परिभाषा है, वह न्यूनतम ताप जिस पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, वह न्यूनतम ताप जिस पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। उसे क्यूरी ताप यानी टीसी कहते हैं। याद कर लेना, ये आपके डेडेड नंबर में आने वाली चाह है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो से आपके 5 नंबर तो आ ही जाएंगे, ये तो गारंटी है। 25 में से 5 नंबर इस वीडियो से आपके आएंगे। तो ये हो गया क्यूरी ताप, वह न्यूनतम ताप जिस पर लोह चुंबकीय पदार्थ किसमें चेंज हो जाता है? अनुचुंबकीय पदार्थ में चेंज हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्यूरी ताप कहते हैं। इसी तरह आपके एक आता है नील ताप, जिसे आप टीएन से लिखते हो। इसकी भी वही परिभाषा है। इसके अंदर क्या होता है? वह ताप जिस पर प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाते हैं। कौन से? प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाते हैं। सेम की सेम डेफिनेशन लिखनी, बस यहां पर थोड़ा सा चेंज कर देना है।
उसे अपन नील ताप कहते हैं। नील ताप की परिभाषा क्या लिखोगे? वह न्यूनतम ताप जिस पर प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाते हैं उसे नील ताप यानी Tn कहते हैं। ठीक है। क्यूरी ताप के अंदर क्या है? वह न्यूनतम ताप जिस पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। नील ताप क्या है? वह न्यूनतम ताप जिस पर प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। तो ये आपके हो गए हैं 3-4 क्वेश्चन। अब अपन और कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब अपन कुछ और क्वेश्चन करते हैं जिनके अंदर अब आपके क्वेश्चन है एक है कि क्यूरी नियम और एक होता है आपके क्यूरी वीज नियम, वो लिखिए। तो देखो क्यूरी नियम क्या है। तो क्यूरी नियम ये कहता है कि जो अनुचुंबकीय पदार्थों की प्रवृत्ति होती है, अनुचुंबकीय पदार्थों की जो प्रवृत्ति होती है वो उनके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। लिख देता हूं मैं, अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं? काई। इस तरह से एक जैसे होता है काई, अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति काई उनके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब क्यूरी ने कहा कि जो भी आपके अनुचुंबकीय पदार्थ है उनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होगी काई, वो उनके परम ताप की क्या होगी? व्युत्क्रमानुपाती होगी। मतलब ये जो काई होता है ये आपके व्युत्क्रमानुपाती होता है, उनके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो किसने कहा? क्यूरी ने कहा। ठीक है। लेकिन इसके अंदर कुछ संशोधन किया। किसने किया? क्यूरी वीज नियम। इसने क्या किया? क्यूरी वीज नियम ने इसने कहा कि जो अनुचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है काई, ये है ना, ये जो काई होती है ना, ये क्या होती है? ये समानुपाती होती है 1/t-θ के। क्यूरी ने मतलब अगर आपके एग्जाम आता है पहले तो आपको लिखना है कि अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति उनके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्यूरी का नियम काई प्रोपोर्शनल टू 1/t। फिर क्यूरी वीज का नियम। तो क्यूरी वीज ने क्या? इसने क्यूरी के नियम में संशोधन कर एक नया सूत्र दिया जिसे क्यूरी वीज का नियम कहते हैं। काई प्रोपोर्शनल टू 1/t-θ। यहाँ पर t तो परम ताप है, थीटा क्या है? थीटा यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर ये आपके एक वीज स्थिरांक है। क्या है? वीज स्थिरांक है। ओके। तो ये आपके क्यूरी नियम और ये क्यूरी वीज नियम, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। अब जैसे अपन चुंबकीय की बात कर रहे हैं तो आपके एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लैंथेनाइडों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात करना है, चुंबकीय गुण ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। एग्जाम के अंदर आया हुआ है लैंथेनॉइड के लिए चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का सूत्र है। लेंथेनॉइड्स के लिए, लेंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड आपने पढ़ रखे होंगे। तो लेंथेनॉइड्स के लिए चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? वो सूत्र होता है आपके चुंबकीय जो आघूर्ण होता है उसको म्यू से दर्शाते हैं। चुंबकीय आघूर्ण को ध्यान रखना, म्यू से दर्शाते हैं। तो म्यू बराबर होता है 3/2 प्लस s प्लस 1 माइनस l प्लस 1 अपॉन 2j प्लस 1। ये लेंथेनाइड का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का सूत्र है। म्यू बराबर 3/2 प्लस s प्लस 1 माइनस l प्लस 1 अपॉन 2j प्लस 1। ये आपके लेंथेनाइड का सूत्र ज्ञात करने का, चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का क्या है? सूत्र है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर म्यू तो क्या है? चुंबकीय आघूर्ण है। 3/2 संख्या है। s, l और j क्या है? तो s यहाँ पर है चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है। L क्या है? कक्षीय कोणीय क्वांटम संख्या। और J क्या है? कुल क्वांटम संख्या। ठीक है। अगर आपको आता है तो ये सूत्र लिखना और ये लिख देना। वैसे S, L और J ये मैंने आपको एक पद प्रतीक वाली वीडियो बना रखी है,
वो वीडियो देखना, उससे आपके 3 नंबर के सवाल आते हैं, तो वो वीडियो भी जरूर देखना। एस, एल और जे है ना। उसके अंदर मैंने आपको एक सूत्र बता रखा है, चलो यहाँ पर ही बता देता हूँ कि एग्जाम के अंदर आपके एक सवाल आएगा कि एस, एल और जे में क्या संबंध होता है। तो एस, एल और जे में संबंध होता है वो ये होता है 2s + 1 l और j, इस तरह से संबंध होता है 2s + 1 l और j। ये किसमें संबंध है? एस, एल और जे में। अगर इसके बारे में वो डिटेल में जानना तो पद प्रतीक वाली वीडियो देख लेना, उसके अंदर मैंने ये आपको करा रखा है। ठीक है, अपन एक नेक्स्ट सवाल करते हैं, जिसके अंदर आपके एक सवाल आया रहता है कि डेल जी, डेल एच और डेल एस में संबंध लिखिए। ये भी आपके आ रखा है एग्जाम में। डेल जी, डेल एच, डेल एस में संबंध है, तो इनमें संबंध होता है वो इस तरह से होता है, डेल जी बराबर होता है आपके डेल एच माइनस टी डेल एस। ये आपको याद रखना पड़ेगा, डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस, जहां पर डेल जी क्या है? मुक्त गिब्स ऊर्जा है, डेल एच क्या है? एंथैल्पी परिवर्तन। ठीक है, और टी टेम्परेचर है, एस ये जो टी है, टी तो आपके टेम्परेचर ताप है, और एस क्या है? एंट्रोपी परिवर्तन। ठीक है, तो ये अभी आपको ध्यान रखना, ये एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। और अगर डेल जी बराबर पूछ ले तो डेल जी बराबर होता है एक को सूत्र डेल जी बराबर माइनस आर टी ln के। डेल जी बराबर मतलब आपके ये भी आ सकता है कि डेल जी और के में क्या संबंध होता है, तो डेल जी बराबर माइनस आर टी ln के, और आप इसको ये से भी ले सकते हो, डेल जी बराबर माइनस 2.303 आर टी log के। ये डेटेड नंबर का सवाल है जो आ रखे उनको ही करा रहा हूं मैं। ठीक है, अब अपन करते हैं आपके चक्रण वर्ण नियम। आपके नियम आ सकते हैं चक्रण वर्ण नियम, और एक होता है लेपर्ट वर्ण नियम। ये नियम, तो देखो ये नियम समझने से पहले वैसे आपको आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम समझना पड़ेगा, मतलब आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम या संकुल वाला डीडी संक्रमण भी समझना पड़ेगा। तो वो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर करा रखा, देख लेना डीडी संक्रमण से, वो 7 वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। चक्रण वर्ण नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं मतलब इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण उन्हीं में होता है, इलेक्ट्रॉन संक्रमण परिभाषा ये लिखनी है आपको, इलेक्ट्रॉन संक्रमण उन्हीं में अनुमत यानी अलाउ होता है, अलाउ होता है जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन ना हो। मतलब इनके लिए क्या होता है कि चक्रण वर्ण नियम केवल तभी लागू होगा, चक्रण वर्ण नियम नहीं, चक्रण वर्ण नियम का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन संक्रमण तभी अनुमत होगा, अनुमत का मतलब तभी अलाउ होगा, इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण तभी होगा जब उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन ना हो। मतलब इनके लिए क्या होगा, डेल एस इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। डेल एस बराबर क्या होगा? 0 होगा। अगर डेल एस बराबर 0 होगा तो उनमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होगा। अब इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण क्या होता है? तो सिंपल इसका इतना सा अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके एक कक्षक से दूसरे कक्षक में चले जाते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल से आप समझो, तो जैसे ये आपके एस कक्षक, ये पी कक्षक है, एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये पी। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप बात करोगे ना, इसके लिए जो डेल एस होता है वो होता है 0, और अगर ये इस तरह से है, यस और ये पी कक्षक, तो यहाँ पर क्या है, दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, एस के अंदर भी और पी के अंदर भी है, तो यहाँ पर डेल एस नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 के बराबर नहीं। इसके लिए एस कितना होगा? 1 होगा। एक मित इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितना है? 1 है। इसके अंदर एक मित इलेक्ट्रॉन कितना है? 0 है। ठीक है, तो अपन बात करेंगे, तो अगर एस बराबर 0 है तो इसमें तो क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन संक्रमण होगा वो तो क्या होगा? अलग होगा। मतलब इसमें तो परमिशन होगी कि आप इलेक्ट्रॉन का संक्रमण कर सकते हो, लेकिन ये इनके लिए मना होगा, मतलब वर्जित है। वर्जित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोरबिड है। ठीक है, तो चक्रण वर्ण नियम आ जाए तो आपको सिंपल से इतना ही लिखना है कि इलेक्ट्रॉन संक्रमण उन्हीं में अनुमत है, अलाउ है, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन ना हो। इनके एग्जाम आने के चांसेस ज्यादा आपको याद करने पड़ेंगे ये।
डेल एस इजिकल टू 0 हो, मतलब डेल एस इजिकल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होगा। उसके बाद में एक आपके आया चक्रम वर्ण नियम के बाद में आपका आया लेपर्ट वर्ण नियम। लेपोर्ट वर्ण नियम, देखो इसने क्या कहा, इसने कहा कि इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण अलग उनमें होते हैं जिनमें सममिति में परिवर्तन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण उनमें होता है जिनमें उनकी सममिति में परिवर्तन होता है। सममिति मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण उनमें अनुमत यानी अलाउ है ना, अनुमत होता है जिनमें सममिति में परिवर्तन होता है। सममिति में परिवर्तन होता है। अब देखो सममिति में परिवर्तन का मतलब क्या होता है। सममिति का मतलब होता है आपने एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक ये पढ़ रखे हैं, इनकी सममिति होती है। जैसे एक होता है आपके जीरेड, एक होती है सम, एक होता है विषम। सम को जी से दर्शाते हैं, जी यानी जीरेड, GREADE स्पेलिंग देख लेना, ये मेरे को कम आती है स्पेलिंग, जी यानी जीरेड। विषम को यू यानी अनजीरेड। अनजीरेड जिन कक्ष को क्या करती है, सम होती है, उन्हें जी से दर्शाते हैं, जिन्हें जीरेड बोलते हैं। और जिन कक्ष को क्या करती है, विषम होती है, उन्हें अनजीरेड यानी यू से दर्शाते हैं। अब सम किस किस की होती है, तो जो एस कक्षक होता है, एस और जो आपके डी होता है, उसकी आकृति कैसी होती है, मतलब उनमें कौन सी समिति पाई जाती है, सम समिति पाई जाती है। और जो विषम होते हैं उनमें आपकी जैसे पी कक्षक है, पी कक्षक में कौन सी पाई जाती है, अनजीरेड होते हैं। तो अब ये नियम क्या कहता है, ये नियम में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण अनुमत होता है जिनमें समिति में परिवर्तन होता है। अब समिति में परिवर्तन का मतलब क्या, समिति में परिवर्तन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों का जो संक्रमण होगा वो सम से विषम हो सकता है या विषम से सम में हो सकता है। इस नियम का मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होगा वो सम से विषम हो सकता है और विषम से सम हो सकता है, लेकिन सम से सम और विषम से विषम में इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण नहीं होगा। इनमें इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण नहीं होगा। सम से विषम और विषम से सम में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, संक्रमण होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेपोर्ट वर्ण नियम कहना है कि इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण उनमें अनुमत होता है जिनमें समिति में परिवर्तन होता है। समिति में परिवर्तन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन उनमें संक्रमण करता है जिनमें इलेक्ट्रॉन सम से विषम में जाता है या विषम से सम में जाता है, जी से यू में या यू से जी में जाता है, लेकिन सम से सम और विषम से विषम में संक्रमण नहीं होता है। अगर इसके अनुसार अपन इसमें से देखकर बात करें कि इलेक्ट्रॉन किसमें से किसमें जा सकता है, तो आप बता सकते हो। देखो सम से विषम में जा सकता है। अब देखो सम कौन कौन से, एस और डी, तो एस और डी से किस में जा सकता है, पी में जा सकता है इलेक्ट्रॉन। देखो एस से किस में जा सकता है, पी में जा सकता है, डी से किस में जा सकता है, पी में जा सकता है। सम से विषम में आ गया, सम से विषम में जा सकता है, और विषम से सम में भी तो जा सकता है। तो आप क्या लिखोगे, पी से एस और पी से डी, इन चारों में से क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण अनुमत होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण हो सकता है, लेकिन सम से सम और विषम से विषम में नहीं होगा। मतलब सम से सम एस से डी में, एस से डी में, एस से डी में, या डी से एस में, या एस से एस में, या डी से डी में, और एक और आपके पी से पी में इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण नहीं होगा। भाई सेम के अंदर नहीं होगा, विपरीत के अंदर हो जाएगा। ये आपके लेपोर्ट वर्ण नियम है। समझ में आ गया क्या? इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण उनमें होगा जिनमें सममिति में परिवर्तन होता है। सममिति का मतलब सम से विषम में जाना चाहिए या विषम से सम में आना चाहिए, है ना। तो ये समझ लेना। सम वाले कौन से होते हैं, एस और डी कक्षक होते हैं। विषम वाले कौन सा होता है, पी कक्षक होता है। अब की आकृति जटिल होती है, उसको अपन बता नहीं सकते हैं। तो सम से विषम और विषम से सम में तो इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होगा, लेकिन सम से सम विषम से विषम में इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण नहीं होगा। ठीक है। अकार्बनिक बहुलक, देखो अकार्बनिक बहुलक से आपके सवाल भी आया हुआ है कि अकार्बनिक बहुलक क्या कहते हैं। अकार्बनिक बहुलक के गुण लिखिए, कार्बनिक बहुलक, अकार्बनिक बहुलक में क्या अंतर होते हैं। तो तीनों अपन इसी से कवर करेंगे, तीनों सवाल, है ना।
तो कार्बनिक बहुलक किसे कहते हैं, उससे पहले अपन बात करते, सॉरी अकार्बनिक बहुलक किसे कहते हैं, इससे पहले अपन बात करेंगे कि कार्बनिक बहुलक किसे कहते हैं। भाई ये तो अकार्बनिक है, पहले अपन ये तो बात कर लेते कार्बनिक बहुलक किसे कहते हैं। तो कार्बनिक बहुलक को आपको पता है, ऐसे बहुलक जिनमें मेन श्रृंखला में मुख्य तत्व क्या होता है, कार्बन होता है। यदि श्रृंखला में या यदि बहुलक में मुख्य तत्व कार्बन हो, कार्बन हो तो उसे क्या कहते हैं अपन, कार्बनिक बहुलक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं आप, कार्बनिक बहुलक कहते हैं। जैसे बहुत सारे बहुलक है, आप ऑर्गेनिक की वीडियो देखोगे ना, उसके अंदर मैंने बहुलक की 2 वीडियो करा रखी, लेकिन इसमें एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे पॉलीथीन। पॉलीथीन एक बहुलक है जिसका सूत्र क्या होता है, CH2 और ये N। इस तरह से ये किसका सूत्र है, मतलब ये एक लगी का, इसके अंदर क्या होता है, एथीन होती है, और ये सूत्र है पॉलीथीन का CH2 और CH2 ये N है। N यानी यहाँ पर कितने भी हो सकती है, इसकी कितनी भी श्रृंखला इस तरह से बन सकती है। तो इसके अंदर आप देखो, इसके अंदर मुख्य तत्व क्या, इसके अंदर मुख्य तत्व कार्बन है, मुख्य तत्व क्या, कार्बन है। इन्हें अपन कार्बनिक बहुलक कहते हैं। अब अपन को बात करनी है अकार्बनिक बहुलक क्या कहते हैं। तो अकार्बनिक बहुलक की परिभाषा ऐसे लिखोगे कि ऐसी श्रृंखला या ऐसे बहुलक है, ऐसी श्रृंखला ऐसे बहुलक जिनमें मुख्य तत्व है, मुख्य तत्व कार्बन के अलावा कुछ भी हो, मुख्य तत्व कार्बन के अलावा कुछ भी हो, उसे अपन क्या कहते हैं, अकार्बनिक बहुलक कहते हैं। मतलब जो मुख्य श्रृंखला होगी उसके अंदर कार्बन नहीं होना चाहिए। मुख्य श्रृंखला में आपके कौन सा दूसरा तत्व हो सकता है, कार्बन नहीं होना चाहिए, उसे अपन अकार्बनिक बहुलक कहते हैं। तो मान लो आपके डेफिनेशन आ गई कि अकार्बनिक बहुलक किसे कहते हैं, तो आप परिभाषा लिखना कि ऐसे बहुलक की श्रृंखला जिसमें मुख्य तत्व कार्बन ना होकर कार्बन के स्थान पर कोई दूसरा अन्य तत्व होता है। दूसरा अन्य तत्व जैसे फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, कुछ भी नाइट्रोजन हो, उन्हें अपन क्या कहते हैं, तो मतलब अगर उपस्थित हो तो ऐसे बहुलकों को अकार्बनिक बहुलक कहते हैं। ऐसे बहुलकों को अकार्बनिक बहुलक कहते हैं। ये हो गया आपके अकार्बनिक बहुलक। अपन इनकी एग्जांपल की बात करते हैं। मैं इसका आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं जो आपके एग्जाम के अंदर आया हुआ है, वो है आपके फॉस्फो नाइट्रिक क्लोराइड। फॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइड ये इसका अकार्बनिक बहुलक का एग्जांपल है जो आपके एग्जाम के अंदर आया हुआ है। एग्जाम के अंदर क्या है, इसकी संरचना पूछी तो मैं आपको इसकी संरचना बनाकर बता देता हूँ ना। तो देखो फॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है आपके PCl2 डबल बॉन्ड N और ये बार आपके 3। ये फॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइड का सूत्र है PCl2 डबल बॉन्ड N और ये 3। अब एग्जाम के अंदर इसकी संरचना पूछी थी, तो संरचना कैसे बनेगी ये देखना। ये नाइट्रोजन, ये फास्फोरस, ये फास्फोरस, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये आपके फास्फोरस। ठीक है, इनको जोड़ दो बॉन्ड से इस तरह, जैसे व्यंजन बनाते हो। और फास्फोरस और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर। ठीक है, तो फास्फोरस और नाइट्रोजन तो आपका कंप्लीट हो गया। ये कितना है देखो, 3 3 है। फास्फोरस भी कितना 3, नाइट्रोजन भी कितना 3, तो 1 2 3, नाइट्रोजन भी 3, फास्फोरस भी 1 2 3 3 हो गए। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं क्लोरीन। क्लोरीन 2 तो ये है और बार 3, 3 दूनी 6 क्लोरीन। और क्लोरीन किससे जुड़ो, देखो फास्फोरस से जुड़ो, तो फास्फोरस पर आपको 2 क्लोरीन जोड़ने हैं। क्लोरीन क्लोरीन, इधर क्लोरीन क्लोरीन, और यहाँ पर भी आपको जोड़ना है क्लोरीन, इधर भी आपको जोड़ना है क्लोरीन। ये किसकी संरचना है, ये बनी आपकी फॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइड की संरचना है, जो आपके एग्जाम के अंदर पूछी हुई ये वाली संरचना। ठीक है, तो ये आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, फॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइड। और ये कौन सा बहुलक है, ये आपके अकार्बनिक बहुलक है। ओके, इसी तरह अकार्बनिक बहुलक के अंदर आप सिलिकॉन भी बता सकते हो। अकार्बनिक बहुलक के अंदर आप क्या बता सकते हो, सिलिकॉन भी बता सकते हो। सिलिकॉन की जैसे संरचना की बात करते हैं तो देखो इसकी संरचना इस तरह से होती है, SiO इस तरह से, और ऊपर नीचे CH3 जुड़े रहते हैं।
इस तरह से। तो ये क्या है, ये सिलिकॉन की संरचना है। ऐसे बहुत सारी संरचना रहती है क्योंकि ये श्रृंखला के रूप में होते हैं, तो इस तरह से चलते हैं। मेन रूप से जो ढांचा होता है वो ये ढांचा होता है, ये ढांचा सिलिकॉन CH3 और ऑक्सीजन, ये मेन ढांचा है। इसके बाद में देखो ये की संरचना आगे के आगे चलती जा रही है, ठीक है। तो ये आपकी सिलिकॉन है और ये भी सिलिकॉन कौन सा आपके अकार्बनिक बहुलक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो अपन ने सिलिकॉन बने लिया है, तो सिलिकॉन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आया हुआ है कि जो ये सिलिकॉन होते हैं ना वो विद्युत के कुचालक होते हैं। ये जो सिलिकॉन है ये क्या है, विद्युत के कुचालक है। विद्युत के कुचालक क्यों है विद्युत के कुचालक? तो देखो विद्युत के कुचालक इसलिए है क्योंकि आप देखो इसमें जो सिलिकॉन है ना इसकी चारों संयोजकताएं पूरी हो रही है। सिलिकॉन की कितनी संयोजकता होती है? 4 संयोजकता होती है। देखो ये सिलिकॉन है, इसकी चारों संयोजकताएं पूरी हो रही है। एक संयोजकता ये, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है। सिलिकॉन की चारों संयोजकताएं पूरी हो रही है। इसके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, या इसके पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। भाई देखो ना ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन की चारों संयोजकताएं पूरी हो रही है। एक संयोजकता ये बॉन्ड पूरी करा, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, चारों संयोजकताएं पूरी करा है। और अगर चारों संयोजकताएं पूरी कर रहा है तो इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। और आपको पता है कि जब तक मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा उसके अंदर विद्युत का चालन नहीं होगा। तो यही कारण है कि सिलिकॉन क्या करते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। तो अगर आपके आ जाता है विद्युत का कुचालक है तो आप आंसर क्या लिखोगे? तो लिखना कि सिलिकॉन के अंदर क्या होता है कि सिलिकॉन के अंदर SiO Si और SiCH3 बंध पाए जाते हैं। सिलिकॉन के अंदर Si और SiCH3 बंध उपस्थित होते हैं, सहसंयोजी बंध उपस्थित होते हैं। ये एक्चुअली में सहसंयोजी बंध है, सहसंयोजी बंध उपस्थित होते हैं, जिसके कारण इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं और इस कारण विद्युत के कुचालक होते हैं। इसी तरह एक क्वेश्चन ये भी आया था कि ताप के प्रति स्थायी होते हैं। ताप के प्रति स्थायी होते हैं, तो वही आंसर लिखना है। ताप के प्रति स्थायी बोलो या विद्युत के कुचालक बोलो, आंसर यही है कि सिलिकॉन के अंदर SiO Si और SiCH3 बंध उपस्थित होता है, जिसके कारण ये विद्युत के कुचालक भी होते हैं और ताप के प्रति ये स्थायी भी होते हैं, मतलब मजबूत होते हैं ये, है ना। देखो SiO Si बॉन्ड तो कहां पर, ये आपको दिख रहा है Si बॉन्ड, और CH3 वाला बॉन्ड ये CH3 वाला बॉन्ड, है ना। तो ये हो गया आपके सिलिकॉन। तो सिलिकॉन भी किसका उदाहरण है? अकार्बनिक बहुलक का। तो अकार्बनिक बहुलक किसे कहते हैं, परिभाषा याद कर लेना। ऐसे बहुलक जिनमें मुख्य तत्व कार्बन के अलावा कोई दूसरा हो, जैसे फास्फोरस हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, और भी आपके सल्फर भी हो सकता है। ये क्या कहलाते हैं? अकार्बनिक बहुलक कहलाते हैं। फिर मैंने अकार्बनिक बहुलक के आपको 2 उदाहरण बता दिए, फॉस्फोनाइट्रोलिक क्लोराइड, और एक मैंने आपको क्या बता दिया, ये सिलिकॉन बता दिया। अब क्वेश्चन क्या आया? अकार्बनिक बहुलक के गुण। अकार्बनिक बहुलक के गुण, अकार्बनिक बहुलक के गुण। तो 3-4 पॉइंट वो ध्यान रख लेना। सबसे पहला पॉइंट तो अकार्बनिक बहुलक जो होते हैं मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं और भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब अगर आप इनको तो मतलब प्रहार करते हो तो टूट जाते हैं, ठीक है। तो मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं, भंगुर होते हैं। दूसरा, ये ज्वलनशील नहीं होते हैं, मतलब जलते नहीं है, लेकिन इसमें भी अपवाद है। अपवाद आप ध्यान रखना, जो अपवाद है वो आपकी क्या है? गंधक। गंधक यानी सल्फर। जो सल्फर होते हैं वो क्या करते हैं? वो ज्वलनशील होते हैं, वो जल जाते हैं। लेकिन इसके अलावा सल्फर के अलावा जितने भी होते हैं वो ज्वलनशील होते हैं, वो जलते नहीं है, ठीक है। और ये क्या करते हैं? क्रिस्टलीय। ये जो आपके अकार्बनिक बहुलक है वो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों रूपों में पाए जाते हैं। ठीक है। और तो ये 3 पॉइंट आप ध्यान रख लेना कि अकार्बनिक बहुलक होते हैं जो मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं, भंगुर होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, ये ज्वलनशील नहीं होते, मतलब जलते नहीं है। अपवाद में एक ध्यान रख लेना, गंधक। गंधक का मतलब सल्फर होता है। तीसरा पॉइंट आप ध्यान रखना कि जो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय होते हैं दोनों रूपों में पाए जाते हैं। मतलब आपने पढ़ रखा होगा ना, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, वो वाले ही होते हैं, है ना। तो ये हो गया आपके अकार्बनिक बहुलक के गुण। फिर इसी के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि अकार्बनिक बहुलक और कार्बनिक बहुलक में अंतर बताओ।
अकार्बनिक बहुलक एंड कार्बनिक बहुलक में अंतर। तो सिंपल सा अंतर, दो अंतर लिखना है, क्योंकि दो मतलब उस जो एग्जाम्पल में आया था उसके अंदर दो अंतर ही पूछे थे। तो पहला अंतर तो लिखो, देखो कार्बनिक बहुलक में मुख्य तत्व क्या होगा, इसके अंदर देखो इस तरह से बना लो, इसमें मुख्य तत्व इसके अंदर क्या होगा, मुख्य तत्व कार्बन होगा, इसमें मुख्य तत्व कार्बन के अलावा कुछ भी होगा, ठीक है। अकार्बनिक बहुलक के अंदर मुख्य तत्व कार्बन के अलावा कुछ भी होगा, कार्बनिक के अंदर कार्बन ही होगा। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, जो कार्बनिक बहुलक है ना, इसके अंदर एक तो सहसंयोजी बंध भी पाए जाते हैं। कौन से? सहसंयोजी बंध और उपसहसंयोजी बंध भी इसके अंदर बनते हैं। उप सहसंयोजी बंध मतलब दो तरह के बंध इसके अंदर पाए जाते हैं, सहसंयोजी बंध और उपसहसंयोजी बंध। लेकिन जो कार्बनिक बहुलक होते हैं ना, वो क्या करते हैं, आपके केवल सहसंयोजी बंध बनाते हैं। वो आपके क्या बनाते हैं, केवल सहसंयोजी बंध बनाते हैं। तो ये आपके हो चुके हैं अकार्बनिक बहुलक, कार्बनिक बहुलक में। कुछ और सवाल करते हैं जो एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। पहला अपन बात कर रहे हैं आवश्यक तत्व। आवश्यक तत्व है, तो आवश्यक तत्व की सिंपल सी परिभाषा है, ऐसे तत्व जो जीवों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं उन्हें आवश्यक तत्व कहते हैं। ऐसे तत्व जो जीवों के विकास के लिए जरूरी होते हैं उन्हें आवश्यक तत्व कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के अंदर जैसा आप लिख सकते हो, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी लिख सकते हो, वैसे नाइट्रोजन, इस तरह से निकल, बोरोन, सिलिकॉन, इतने सारे और भी होते हैं। टोटल है ना आवश्यक तत्व कितने होते हैं, टोटल 27 जो तत्व है वो जीवों के विकास के लिए आवश्यक है। बहुत सारे जितने भी अपने तत्व 92 93 तत्व है, उनमें से आपके 27 तत्व होते हैं जो जीवों के विकास के लिए जरूरी होते हैं। ऐसे तत्वों को आवश्यक तत्व कहते हैं, है ना। जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, निकल, बोरोन, सिलिकॉन। उसी प्रकार आपके जो एग्जाम के अंदर एक बार आया था कि अति सूक्ष्म तत्व किसे कहते हैं, अति सूक्ष्म तत्व। तो ये इंपॉर्टेंट है। अति सूक्ष्म तत्व की अपन बात करते हैं तो ऐसे तत्व है, मैं परिभाषा लिख देता हूं, ऐसे तत्व है जिनकी शरीर में, मानव शरीर में या जीव के शरीर में एक माइक्रोग्राम यानी 1 माइक्रोग्राम, ये माइक्रो है ना, यू माइक्रोग्राम। ऐसे तत्व जिनकी शरीर में 1 माइक्रोग्राम से कम आवश्यकता होती है, 1 माइक्रोग्राम से कम आवश्यकता होती है, उन्हें अति सूक्ष्म तत्व कहते हैं। अति सूक्ष्म तत्व कहते हैं। मतलब आवश्यकता तो इनकी भी होती है लेकिन 1 माइक्रोग्राम से भी कम। अब 1 माइक्रोग्राम के अंदर कितने ग्राम होते हैं, तो 1 माइक्रोग्राम के अंदर ध्यान रखना, 1 माइक्रोग्राम के अंदर होता है आपके 10⁻⁶ ग्राम, है ना। डेसीसेंटी मिली माइक्रो, 10⁻⁶ ग्राम, इतनी कम आवश्यकता होती है। और एग्जाम्पल पूछ रहे तो बोरॉन बताना है, सिलिकॉन बताना है और आपके निकल बताना है। बोरॉन, सिलिकॉन, निकल। यहाँ पर तो बहुत सारा, आप सोडियम भी लिख सकते हो, मैग्नीशियम भी लिख सकते हो, कैल्शियम भी लिख सकते हो ना। यहाँ पर क्या, ये तीन चार है, बोरॉन, सिलिकॉन और निकल, ये क्या कहलाते हैं, अति सूक्ष्म तत्व कहलाते हैं, ठीक है। अब अपन कुछ संरचनाओं की बात करते हैं जो आपके एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। संरचनाओं के अंदर पहला आपका आता है जैसे सैंडविच यौगिक। सैंडविच यौगिक की अपन बात करते हैं तो इसके अंदर आपकी इंपॉर्टेंट संरचना वो है आपके फेरोसीन। आपके मतलब या तो पिछली बार सवाल पूछा था कि फेरोसीन का आईयूपीएसी नाम बताओ, तो फेरोसीन का जो आईयूपीएसी नाम होता है वो होता है आपके 20 साइक्लोपेंटा डाइमिल आयरन। फेरोसीन का नाम क्या होता है, 20 साइक्लोपेंटा डाइमिल आयरन।
देखो इसकी संरचना कैसे बनती है, ये पेंटा, इसके बीच में ये से Fe जोड़ना है और एक और पेंटा बनाना है, 20 का मतलब होता है 2, है ना। ये जो आपकी संरचना है वो किसकी संरचना है, फेरोसिन की संरचना है। फेरोसिन का नाम क्या होता है, 20 साइक्लोपेंटाडाइनिल आयरन। ये एग्जाम में आने की इसकी चांसेस बहुत ज्यादा, डेट नंबर में आपको देखने को मिल सकता है। इन तीनों में से कोई भी इन तीनों में से कोई भी नाम दे सकता है, भले सैंडविच यौगिक दे दे, भले फेरोसिन नाम दे दे, या फिर 20 साइक्लोपेंटाडाइनिल आयरन दे दे, आपको ये वाली संरचना बनानी है। इसी तरह से एक और इसी सैंडविच यौगिक के अंदर एक और होती है आपके 20 बेंजीन क्रोमियम। सैंडविच यौगिक के अंदर ही ये भी संरचना है 20 बेंजीन क्रोमियम। इसकी संरचना किस तरह से बनती है, जो देखो इसके अंदर आपको 2 बेंजीन बनानी है, बीच में क्रोमियम जोड़ना है। तो इस तरह से यहाँ पर तो ये तो क्या था, साइक्लोपेंटा था, ये क्या है, बेंजीन है। बेंजीन के बीच में आपने क्या जोड़ रखा है, ये क्रोमियम है ना, Cr क्रोमियम, और यहाँ पर क्या आयरन है। तो ये 2 संरचना इंपॉर्टेंट है। और भी कुछ संरचना जो अपन बनाते हैं, तो फेरोसिन 20 बेंजीन क्रोमियम हो गया, ये कौन सी यौगिक है, सैंडविच यौगिक है। अब आप कैसे पूछ सकते हैं कि NiCO4 इसको अपन बोलते हैं निकल कार्बोनिल। इसकी संरचना बनाओ, तो देखो इसकी संरचना क्या होगी, निकल कार्बोनिल की संरचना क्या होगी, ये निकल, ये देखो कार्बोनिल कितने हैं, 4 है ना। तो देखो C डबल बॉन्ड O, फिर यहां पर C और ये C, ये इस तरह से है। ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये दोनों डबल बॉन्ड है। तो ये किसकी संरचना है, निकल कार्बोनिल की संरचना है। ठीक है, ये किसकी संरचना है, निकल कार्बोनिल की। निकल 4 CO, देखो 1 2 3 4 CO यानी कार्बोनिल हो गया। निकल कार्बोनिल की जैसे आपको एक संरचना पूछ सकता है, वो है आपके आयरन कार्बोनिल FeCO5। ये संरचना भी आपको पूछ सकता है, इसको बोलेंगे आयरन कार्बोनिल। तो इसके अंदर देखो कैसे बनेगी Fe, अब यहाँ पर कार्बोनिल कितने 5 है, तो C डबल बॉन्ड O। ठीक है, 3 तो ऐसे बनेंगे और 2 कुछ इस तरह से बनेंगे आपके, C ट्रिपल बॉन्ड O। तो ये किसकी संरचना है, FeCO5 की। ध्यान रखना ना, अगर CO4 और CO5 आ रहा है तो 2 तो आपको 2 तो इस तरह की संरचना बनानी है, ये वाली, और बाकी जो बच्चे जो C डबल बॉन्ड O वाली बनानी है। अब एक और आपके इंपॉर्टेंट इसी की तरह की एक संरचना है, वो आपके G11 इंपॉर्टेंट है। ये देखो संरचना पूछी हुई, जितनी भी संरचना पूछी हुई ना, ऑलमोस्ट मैं आपको इसके अंदर सारी करा चुका हूं। अब एक आपके हैं G11, ठीक है, कौन सा 11, G11 की संरचना। तो पहले इसका सूत्र देख लो। सूत्र होता है इसका पोटेशियम C2H4 PtCl3, ये G11 का सूत्र है, पोटेशियम C2H4 PtCl3। ये सूत्र हो गया। लेकिन आपको क्या पूछी जाएगी, इसकी संरचना पूछी जाएगी। तो इसकी संरचना क्या होगी, देखो इसकी संरचना कुछ इस तरह से होगी। ये पोटेशियम बाहर बनाना आपको, फिर इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये Pt 3 Cl जुड़ा तो 1 Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl, और एक बॉन्ड आपको इधर भी जोड़ना है। तो ये जो संरचना है ये किसकी, आपकी G11 की संरचना, मोस्ट इंपोर्टेंट संरचना। फेरोसिन और एक इसको आप देख लेना, इनमें से आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएगी डेट नंबर में। पोटेशियम CH2 डबल बॉन्ड CH2 PtCl, ये किसकी संरचना होगी, आपके G11 की संरचना हो गई। तो ऑलमोस्ट ये संरचना जो इंपॉर्टेंट थी वो अपन कर चुके हैं। अब एक और सवाल कर लेते हैं, फिर वीडियो खत्म करते हैं। देखो आप कैसे पूछ सकते हैं कि चंचल संकुल
और अचंचल संकुल किसे कहते हैं? दो संकुल, ये भी एग्जाम के अंदर आ सकते हैं 1.5 नंबर में कि चंचल संकुल, सॉरी 1 नंबर में, 1.5 नंबर तो क्या बात को 1 नंबर का हो गया। चंचल संकुल और अचंचल संकुल की अगर अपन बात करते हैं तो जो चंचल संकुल है इसमें क्या ध्यान रखना है कि देखो चंचल संकुल की परिभाषा लिखना है कि ऐसे लिगेंड, सॉरी ऐसे धातु जिनके पास में रिक्त डी कक्षक पाया जाता है वो क्या करते हैं, आने वाले लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो ऐसे को अपन ऐसे संकुलों को कहते हैं चंचल संकुल कहते हैं। और अचंचल संकुल की परिभाषा क्या होगी कि ऐसे धातु जिनके पास में रिक्त डी कक्षक नहीं पाए जाते हैं, जो आने वाले लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकते हैं, उन्हें अचंचल संकुल कहते हैं। तो परिभाषा वापस सुन लेना, मैं वापस बोल रहा हूँ, संकुल बोले धातु बोलो एक ही बात है ना। चंचल संकुल की परिभाषा बोलनी है तो ऐसे संकुल जिनमें डी कक्षक उपस्थित होते हैं, ऐसे संकुल जिनमें रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं, ये चलो ऐसे संकुल जिनमें रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं, जो आने वाले लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंध बनाते हैं, उन्हें चंचल संकुल कहते हैं। एग्जाम्पल D0, D1, D2 है ना। ये जो संक्रमण बनाते हैं, संक्रमण कौन बनाते हैं? डी कक्षक के जो डी ब्लॉक के तत्व वही तो आपके संक्रमण बनाते, ये संकुल बनाता है। तो D0, D1, D2 मतलब जो डी कक्षक है वो क्या होना चाहिए? खाली होना चाहिए। D0 यानी डी के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, D1 का मतलब डी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, और D2 का मतलब डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो चंचल संकुल की परिभाषा क्या लिखोगे? ऐसे संकुल जिनमें रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं, जो आने वाले इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंध बनाते हैं, उन्हें चंचल संकुल कहते हैं। और इनमें क्या लिखोगे? इनमें रिक्त डी कक्षक नहीं पाए जाते हैं, इनमें रिक्त डी कक्षक नहीं पाए जाते हैं, इनमें रिक्त डी कक्षक नहीं पाए जाते हैं, अतः ये आने वाले लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंध नहीं बनाते हैं, इन्हें अचंचल संकुल कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लिखना D3, D4, D5, ये आप लिख सकते हो, D3, D4, D5 लिख सकते हो, अचंचल संकुल कहते हैं। वैसे अगर आप देखोगे ना तो आप D3 को लिखोगे तो आप D3 इस तरह से बनाओगे, देख रहा हूँ कंफ्यूज हो रहे होंगे आप यहाँ पर। D3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3, तो आप देखोगे इसके पास में तो रिक्त डी कक्षक है तो बंद बनाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो चंचल संकुल और अचंचल संकुल है ये किसके लिए बनते हैं? D2sp3 के लिए बनते हैं। किसके लिए? D2sp3 के लिए। मतलब ये पीछे वाले डी कक्षक है ना, 2 कक्षक, ये तो भरे हुए हैं, ये आपके पहले ही भरे हुए हैं, ये 2 कक्षक तो पहले भी भरे हुए हैं, ये कक्षक भरे हुए, अब ये शुरू के कक्षक खाली होने चाहिए। तो देखो अगर आप D0 की बात करोगे तो D0 के अंदर तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ये तीनों इलेक्ट्रॉन आपके, ये तीनों डब्बे क्या खाली है। D1 की बात करोगे तो केवल 1 डब्बा भरा हुआ है, दो आपके 2 कक्षक खाली है। D2 की बात करोगे देखो तो भी आपके 1 कक्षक खाली है ना। ये D2 ये संरचना, ये आपकी D2sp3 संरचना बनती है, उसके लिए चंचल संकुल अचंचल संकुल। यहाँ पर फिर आगे देखो मैं बताता हूँ, S भी होगा, S भी भरे होगा, और जो P होगा वो भी आपके भरा हुआ होगा। ये और मतलब समझाना था पर बड़ी वीडियो बन जाएगी, इसलिए ये आपकी क्या है D2sp3 के लिए, D के 2 कक्षक, S के 1 कक्षक और P के 3 कक्षक, इसलिए D2sp3। ठीक है, तो बस आप सिंपल से ध्यान रख लेना, चंचल संकुल हो तो ऐसे संकुल जिनमें रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं, उन्हें जो लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर संकुल बनाते हैं, चंचल संकुल कहलाते हैं। अचंचल संकुल जिनमें रिक्त डी कक्षक नहीं पाए जाते हैं, जो आने वाले लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकते, उन्हें अचंचल संकुल कहते हैं। बस एग्जांपल के तौर पे लिख देना है, इसके अंदर 0 1 2 और अचंचल संकुल के अंदर आपको D3 D4 D5 लिख देना है। ठीक, ये आपको हो गई आपके वीडियो लगभग कंप्लीट। एक और छोटा सा लग रहा है मेरे को, वो आपको बता देता हूं। आप क्या आ सकता है? EDTA
स्थायी संकुल बनाता है क्यों। ये भी डेढ़ नंबर में मतलब 1 नंबर में आएगा। स्थायी संकुल बनाता है क्यों, तो इसका सिंपल सा आंसर लिखना है ईडीटी। ईडीटी का फुल फॉर्म होती है एथिलीन डाइमीन टेट्राएसीटेट या एथिलीन डाइमीन ट्राइएसीटेट टेट्राएसीटेट, है ना। तो इसका आपको आंसर लिखना है कि एथिलीन डाइमीन टेट्राएसीटेट या ईडीटी स्थायी संकुल बनाता है क्योंकि ये एक बहुदंतुक लिगेंड है और ये किलेट संरचना बनाता है। क्या लिखोगे, ईडीटी एक स्थायी संकुल बनाता है, मतलब ये क्वेश्चन आपकी इस तरह से आएगा कि ईडीटी धातुओं के साथ में, मैंने पूरा नहीं लिखा, ये आपका आएगा धातुओं के साथ में स्थायी संकुल बनाता है क्यों। तो आप लिखोगे कि ईडीटी एक बहुदंतुक लिगेंड है। ईडीटी एक बहुदंतुक लिगेंड है जो किलेट संरचना बनाता है। अभी किलेट संरचना क्यों होती है रहने दो आप, बस आप इनको याद कर लेना। ये ईडीटी एक बहुदंतुक लिगेंड है जो किलेट संरचना बनाता है, जिसके कारण ये स्थायी संरचना बनाता है, जिसके कारण यह स्थायी संरचना बनाता है, स्थायी संरचना या स्थायी संकुल बनाता है। ठीक है, आपके एक सवाल भी है कैल्शियम से रिलेटेड। कैल्शियम ईडीटी कैल्शियम के साथ में स्थायी संकुल बनाता है, तो आप लिख देना ईडीटी एक बहुदंतुक लिगेंड है जो कैल्शियम के साथ में किलेट संरचना बनाता है, इस कारण ये क्या होता है, स्थायी होता है। बस दो पॉइंट ध्यान रखना, ईडीटी एक बहुदंतुक लिगेंड है, ये किलेट संरचना बनाता है, और ध्यान रखना कोई भी लिगेंड अगर किलेट संरचना बना रहा है ना तो वो स्थायी होगी, तो वो जो संकुल बनेगा वो क्या होगा, आपके स्थायी होगा। ठीक है, तो इसके अंदर इस वीडियो के अंदर मैंने आपको छोटे छोटे मतलब क्वेश्चंस बताए, 1.5 नंबर वाले और कुछ 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस आपको बताए हैं। तो एक बार आप वीडियो वापस देख लेना, इसके मैंने आपको नोट्स नहीं डाले तो आप नोट्स या तो आपके पास में हो तो उनसे देख लेना, और अगर आपके पास में फिर नोट्स नहीं मिल रहे तो बोलना, तो फिर आपके नोट्स भी टेलीग्राम पर डाल देंगे। ठीक है, और ये वीडियो देख लेना, और जो 7 वीडियो पहले पढ़ी हो उन वीडियो को जरूर देखना, है ना। तो उनसे आपकी ये गारंटी है 25 नंबर के सवाल आपके एग्जाम के अंदर आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाली वीडियो देख लेना, और उसके बाद में चाहे आपके ऑर्गेनिक हो या फिजिकल केमिस्ट्री हो, उनकी वीडियो भी पहले पड़ी हुई है, उन वीडियो को भी देख लेना, उनसे आपके 25 नंबर के सवाल हो जाएंगे। थैंक यू।